नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इस शो में हम देते हैं आज के बाजार की पूरी जानकारी और इसी के साथ ही साथ आपको कल की बाजार की तैयारी भी करवाएंगे। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट भी हमारे साथ शामिल होंगे और उनसे हम बात करेंगे और साथ ही दर्शकों के सवाल भी हम इस शो में शामिल करेंगे जिस पर कि एक्सपर्ट अपनी सलाह देंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि इस शो में हम आगे किस पर चर्चा करेंगे। तो मेटल शेयरों पर आज हम बात करेंगे क्योंकि आज के शानदार मूवर्स थे ये और यहाँ पर तेज़ी की वजह क्या थी ये हम आगे चर्चा करेंगे। एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक शुरू हो चुकी है। आज से 7 को आएगा आउटकम। उस बैठक से क्या उम्मीदें हैं इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके अलावा कल के लिए दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़ भी आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ शो में जुड़ेंगे शर्मिला जोशी और केवल पटेल हमारे साथ मौजूद होंगे। चलिए शो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो सवाल पूछने का तरीका एक बार आपके स्क्रीन पर रख देते हैं। आप हमें सवाल भेज सकते हैं हमारे नंबर पर। फ़ोन लाइन नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा 9136934056। इस पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, साथ ही हमसे संपर्क भी कर सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और आज हमने देखा बाजार में शुरुआत तो कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन उसके बाद निचले स्तर से एक अच्छी रिकवरी देखी गई। करीब 100 अंकों की रिकवरी बाजार में देखने को मिली और आज जो क्लोजिंग भी हुई है वो हरे निशान में क्लोजिंग देखने में आज हम कामयाब रहे। 18,700 के लेवल के पार की आज क्लोजिंग हमने देखी और इसके अलावा बैंक निफ्टी पर भी अगर हम देखेंगे तो वहां पर भी करीब 200 अंकों से ज़्यादा की मजबूती बैंक निफ्टी में देखने को मिली और आज के टॉप गेनर्स थे मेटल शेयर। वहां पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा और इसी के साथ छोटे मझोले बैंकों में भी आज हमने देखा कि शानदार तेज़ी देखने को मिली है। एक बार समझ लेते हैं आज दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला, कौन से सेक्टर कौन से स्टॉक्स आज एक्शन में थे। इस पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ डिम्पी कालरा इस वक्त मौजूद हैं। डिम्पी बताइए। आज मार्केट सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसिस आज पूरी तरह से रेंज में रहे। आज ना बहुत बड़ा गैप मिला, ना गैप डाउन, ना गैप अप और बाजार आज सीमित दायरे के अंदर ट्रेड करता रहा। हालांकि क्योंकि विक्स अभी भी डाउन है और साथ ही अब पीसीआर करीब 1 के नीचे पहुंचे हैं, तो इसलिए जो मेजर सपोर्ट है जैसे कि 18,600 और बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है 43,000 वो अभी भी बरकरार है। खैर इस बीच चर्निंग काफ़ी होती थी। अगर आज आप वैसे मूव देखेंगे तो आपको चर्निंग अच्छी खासी देखने को मिलेगी। आज जो कुछ शेयर्स चले हैं उसमें मेटल्स का दबदबा थोड़ा ज़्यादा था। आज शुरुआत से ही मेटल काउंटर्स के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आती हुई दिखी है। एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से भी आज कुछ बहुत बुरा दिन नहीं था। मार्केट के एडवांस डिक्लाइन वैसे भी थोड़ी ठीक रही है। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि इंडिया विक्स अभी दायरे के अंदर है। जब तक इंडिया विक्स 15 के रेंज को पार नहीं करता तो मार्केट अपने सपोर्ट को या तो रेजिस्टेंस को किसी एक चीज़ को ब्रेक नहीं करेगा। फिलहाल रेंज में रह जाएगा इंडाइसिस। जहां तक स्टॉक्स की बात है, आज टाटा स्टील के अंदर जोरदार मोमेंटम बना। हिंडाल्को एक अच्छा शेयर था जो कि और चलाए। एनर्जी पैक से आज ओएनजीसी ने कमान संभाल ली है। साथ ही एक और स्टील कंपनी है जेएसडब्ल्यू स्टील, वहां पर भी काफी अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा और यूपीएल के अंदर भी आज हमको तेजी बनते हुए दिखी है। अगर आप लूजर्स वाले शेयर्स की तरफ आएंगे तो आपको दिखेगा जो इस सीरीज की शुरुआत में चले हुए शेयर्स थे वहां पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हुई है, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल, जैसे कि टाटा मोटर्स। रिलायंस ने भी सीरीज का शुरुआत काफी अच्छा किया था, लेकिन आज उसके अंदर भी हल्की मुनाफा वसूली हमको फिर से आती हुई दिखी और बड़ी वजह थी कि आज निफ्टी दिन भर में काफी रेंज के अंदर झूलता रह गया। अब आ जाते हैं छोटे और मझोले शेयर्स की कैटेगरी के अंदर। अगर आप वहां पे चेक करेंगे तो वहां पे दिखेगा कि शारदा क्रॉप केम के अंदर काफी स्ट्रांग मूव हमको बनता हुआ दिखा। जेके लक्ष्मी सीमेंट ये आज काफी अच्छा चला। इसके अलावा फिनोलेक्स पाइप ये आज करीब 6% ऊपर था। स्वान एनर्जी ऐसे शेयर्स के अंदर आज काफी जोरदार मजबूती आती हुई दिखी है। और जहां पे कमजोरी आपको दिखेगी वो दिखेगी आरवीएनएल यानी कि रेलवे से जुड़े हुए कंपनीज जो हैं वहां पे अब धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग आपको दिख रही है। ईस्ट माई ट्रिप के अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। फ्लोरोकेमिकल्स नाम की एक कंपनी है, वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखी। इसके अलावा गो कलर्स जिसको हम गो फैशन के नाम से जानते हैं, वहां पर भी आज करीब 5% का कट लगा। यह भी आज कमजोर कैटेगरी में था। छोटे मझोले शेयर्स के अंदर साल का हाई जिन शेयर्स ने लगाया उसमें जेके लक्ष्मी सीमेंट था।
एनबीएफसीज कंपनी काफ़ी अच्छी चल रही थी। आज 2 एनबीएफसीज की मैनेजमेंट हमारे साथ थी, तो वो भी कह रहे थे कि उनका रोड मैप काफ़ी क्लियर है। आज महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस काफ़ी अच्छा चला है। एसजीवीएन को ऑर्डर की वजह से आज काफ़ी मजबूती मिली, इसने साल का हाई टेस्ट किया। साथ ही एबी कैपिटल पिछले 4-5 दिन से चल रहा है, लगातार चलने के बाद वो आज साल का हाई टेस्ट करने में कामयाब हुआ। तो कुल मिला के बाजार के पास इंडाइसिस की रेंज है, लेकिन चर्निंग छोटे मझोले शेयर्स में काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिल रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सपर्ट को भी शामिल करते हैं। हमारे साथ sharmilajoshi.com से शर्मिला जोशी इस वक्त मौजूद है और केवल पटेल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं विघ्नारा इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। केवल सबसे पहले तो आपसे मार्केट पर राय लेना चाहेंगे। रिकॉर्ड लेवल्स हमने देखे लास्ट पूरा वीक, लेकिन उसके बाद 2 दिनों से देख रहे हैं कि मार्केट में काफ़ी सुस्त कारोबार हो रहा है। हालांकि आज जो क्लोजिंग हुई वो काफ़ी सपाट हुई, 18,700 पर। एक समय ऐसा भी आया जब मार्केट ने हरे निशान में भी जाने की कोशिश की। लेकिन अब आज के लिए, आगे के लिए जो बड़े ट्रिगर्स हैं वो है इलेक्शन का आउटकम है और आरबीआई की एमपीसी की बैठक भी शुरू होने वाली है। ऐसे में मार्केट में आप आने वाले इस पूरे हफ्ते किस तरह का कारोबार देख रहे हैं? कल की ओपनिंग भी बताइए, वो कैसी आप देख रहे हैं? जी पूजा जी, जैसे कि आपने बोला कि ये जो हफ्ता है वो थोड़ा सा इवेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है और गुजरात इलेक्शन एक बड़ी इवेंट है। जैसे कि मैं भी अपना वोटिंग अधिकार जो है मैंने भी उसको अभी किया है। तो ये इलेक्शन की वजह से और आरबीआई की एमपीसी मीटिंग की वजह से जो बाजार का कारोबार है वो एक रेंज में रहा हुआ है। तो निफ्टी की जो रेंज है वो 18,400 से 18,900 के बीच, जो लास्ट वीक में हाई बना था निफ्टी का 18,900 का, उसी रेंज में चलता हुआ आ रहा है। हमें ऐसा लगता है कि जो आरबीआई का एमपीसी मीटिंग है उसमें 0.25 बेसिस पॉइंट का जो चेंजेस एक्सपेक्टेड है वो ऑलरेडी मार्केट में डिस्काउंटेड है। लेकिन शायद अगर वो 50 बेसिस पॉइंट तक भी उसमें अगर चेंजेस आते हैं तो वो शायद मार्केट में आपको थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी दे सकता है। सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा गुजरात इलेक्शन का रिजल्ट जो 8 तारीख को आने वाला है और वो कोइंसाइड हो रहा है अपने वीकली एक्सपायरी के साथ भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी का जो रेंज है 18,400 से 18,900 का, ये 500 पॉइंट के रेंज के अंदर ही मार्केट रहेगा। और 8 तारीख को क्योंकि रिजल्ट अनाउंस होंगे तो बाजार भी एक्सपायरी के बाद ही उसमें कुछ न कुछ पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो जो भी इंट्राडे ट्रेडर्स है या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनको शुक्रवार तक वेट करना चाहिए। और जो भी प्लेयर्स है जो इन्वेस्टमेंट के नजरिए से मार्केट में काम करते हैं तो उनको जो पिक्स है, जैसे आज टाटा स्टील वगैरह काफी अच्छे स्टॉक्स है मेटल सेक्टर में, जिनमें काफी अच्छी वैल्यू बाइंग भी आई हुई है, तो उन सब में अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है वो जारी रखना चाहिए। तो ये हमारे तरफ से नजरिया रहेगा। बिल्कुल। तो 7 तारीख एमपीसी आउटकम, जिसमें कि आउटकम कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड ही है, और 8 तारीख को वीकली एक्सपायरी के साथ ही साथ गुजरात इलेक्शंस के आउटकम। तो काफ़ी इवेंट हैवी रहने वाला है ये पूरा हफ्ता। तो शुक्रवार को जब हम खुलेंगे तब एक पोजीशन ले सकते हैं। इसके पहले बाजार में उतार चढ़ाव एक्सपेक्टेड है वीकली एक्सपायरी तक एटलीस्ट। एक बार मेटल शेयरों पर भी नजर डाल लेते हैं, उसके बाद आपको आगे खबर भी बताएंगे इसमें। शर्मिला, मेटल शेयरों में जो अब तेजी दिखना शुरू हुई है, क्योंकि चाइना में हम देख रहे हैं रीओपनिंग फैक्टर जो है वो इन स्टॉक्स के लिए प्ले आउट कर रहा है। ऐसे में आपकी नज़र कहाँ है? कौन कौन से मेटल स्टॉक्स हैं जो अभी पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक हैं? तो ओवरऑल एज अ सेक्टर आप देखेंगे तो मेटल्स काफी अच्छे वैल्यूएशन पर है। लेकिन जो चीज आपने कही वही सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब हम थोड़ी मूवमेंट देख रहे हैं बिकॉज चाइना से पॉजिटिव डेटा आ रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि आपको इस डेटा फ्लो पर नजर रखनी होगी, क्योंकि इंटरनेशनल डेटा काफी हद तक डिक्टेट करता है कि किस तरह से मेटल स्टॉक्स मूव करेंगे। सो हैविंग सेड दैट, आई थिंक हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसपीएल, ये स्टॉक्स मेरे फेवरेट रहेंगे। ठीक है, तो ये है व्यू मेटल स्टॉक्स पर। और क्योंकि मेटल शेयरों की हम बात भी कर रहे हैं और आज जो शानदार तेजी देखने को मिली है, एक बार समझ लेते हैं कि मेटल शेयरों में जो तेजी है उसके पीछे के क्या क्या फैक्टर्स हैं और आगे क्या ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से इन पर नज़र रखनी चाहिए। ये पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ आशीषा इस वक्त मौजूद हैं। आशीषा, बताइए।
जी हाँ, निफ्टी मेटल इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है। 5वें दिन लगातार हम गेन्स देख रहे हैं निफ्टी मेटल इंडेक्स पर। नैल्को, हिंडाल्को जो एल्यूमिनियम प्लेयर्स है, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, ये निफ्टी मेटल इंडेक्स के सबसे बड़े गेनर्स के लिस्ट में आते हैं। चाइना रीओपनिंग की बातें चल रही है और उसी के चलते चाइनीज़ डिमांड में अपटिक देखने को मिलेगा और उसी के चलते कमोडिटी प्राइसेस ग्लोबली इंक्रीज हो सकते हैं। यही वजह है मेटल प्राइसेस में अपटिक देखने को मिल सकता है और मेटल स्टॉक्स में भी रैली देखने को मिल रही है। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है मेटल स्टॉक्स पर आज सुबह, जहां उन्होंने कहा कि 2023 2022 के जैसे ही रह सकता है, जिसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर स्ट्रॉन्ग दिखेगा लेकिन सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल सकती है। उन्होंने कहा कि चाइना रीओपनिंग के चलते डिमांड में अपटिक देखने को मिलेगा और उसी के चलते ग्लोबल मेटल प्राइसेस में भी एक सर्ज देखने को मिल सकता है। यूएस फेडरल रिजर्व के रेट हाइक में एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को दिखाई दे रहा है और यूरोपियन डिमांड एक्सपेक्टेड थी कि काफ़ी वीक होगी लेकिन उतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। इसी के चलते उनका मानना है कि फर्स्ट हाफ ऑफ FY23 स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट स्टॉक प्राइस मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उन्होंने कहा कि 2022 में जैसे वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी वैसी ही वॉलेटिलिटी 2023 में भी देखने को मिलेगी स्टॉक मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से। इनफैक्ट उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम के बारे में इन पर्टिकुलर बात की है, जहां उन्होंने कहा कि स्टील प्राइसेस सस्टेन कर सकते हैं और स्टील सेक्टर में अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि चाइना HRC एक्सपोर्ट प्राइसेस में एक अपमूव देखने को मिलेगा और स्टील स्पेस से टाटा स्टील और सेल उनके टॉप पिक्स है। उन्होंने एल्यूमिनियम प्राइसेस की भी बात की है, जहां उन्होंने कहा कि चाइना रीओपनिंग के चलते एल्यूमिनियम प्राइसेस में एक अपटिक देखने को मिलेगा और इंडियन एल्यूमिनियम जो स्टॉक्स है नैल्को, हिंडाल्को और वेदांता, उसमें भी एक अपमूव देखने को मिल सकता है। तो चाइना रीओपनिंग एक बड़ा इम्पैक्ट ट्रेड हो सकता है जिसके चलते डिमांड और प्राइसेस में एक अपमूव देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा ये सारी जानकारी देने के लिए। तो जेपी मॉर्गन ब्रोकरेज हाउस की नज़र कहाँ पर है ये भी हमने आपको बताया। सेल, NMDC, टाटा स्टील, इन तमाम स्टॉक्स पर आप नज़र रख सकते हैं और आगे के लिए फैक्टर्स क्या क्या हैं तेज़ी के वो भी हमने आपको बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हुए कुछ सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं और हमें पहला सवाल आया है लखनऊ से नितिन कुमार जी का। इनके पास 4 स्टॉक्स हैं। शर्मिला, आपसे सवाल होगा ये पोर्टफोलियो हम आपको एक एक करके बता देते हैं। एक्सिस बैंक, ITC, टाटा स्टील, M&M, ये चारों स्टॉक्स हैं इनके पास। एक्सिस बैंक और टाटा स्टील में तो हम देख पा रहे हैं इनको फ़ायदा हो रहा है हल्का, लेकिन ITC और M&M इसमें हल्का नुकसान है। बट ओवरऑल इनका पोर्टफोलियो कैसा नज़र आ रहा है? काफ़ी अच्छे स्टॉक सिलेक्शन है इनके और डाइवर्सिफाइड है, हर एक सेक्टर पर को इन्होंने टच करने की कोशिश की है। कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है या फिर ऐसे ही बने रहने दे इनके पोर्टफोलियो को? अब मेरे हिसाब से अगर उनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है और एक पोर्टफोलियो बनाने का नजरिया है तो बिल्कुल इन सभी स्टॉक्स में बने रहे। अगर आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक के इतने नतीजे अच्छे थे ये क्वार्टर कि एक री रेटिंग जैसे आ गया वो स्टॉक में, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स में भी हम देखते थे कि एक्सिस बैंक एक ऐसा स्टॉक था जिनका एक्सपोजर काफी जो ट्रबल्ड सेक्टर्स है, कोर सेक्टर्स है, उनका बड़ा उसमें एक्सपोजर था। उस वजह से एक्सिस बैंक हमेशा बाकी जो प्राइवेट बैंक से उससे कम वैल्यूएशन मिलता था। लेकिन इस बार ये जो जिस तरह के नतीजे थे, आई थिंक काफी गेम चेंजर होंगे एक्सिस बैंक के लिए आगे चलकर और मुझे लगता है कि ये स्टॉक री रेट होगा, तो इसमें तो आपको बिल्कुल बने रहना है। फिर आता है सवाल महिंद्रा एंड महिंद्रा का। अगेन नतीजे बहुत अच्छे रहे हैं। उनका फ्यूचर प्लान रोल आउट व्हीकल्स का, वेदर इट्स इन द SUV स्पेस, EV स्पेस, ट्रैक्टर सेल्स, फार्म इक्विपमेंट, सभी काफी अट्रैक्टिव लगता है। तो मेरा टारगेट उधर करीबन 1500 का रहेगा, तो बने रहे। देन वी आर लेफ्ट विथ टाटा स्टील एंड विच आर द स्टॉक ITC। टाटा स्टील के अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे कि अभी ऐसे लग रहा है कि मेटल्स के लिए एज अ सेक्टर थिंग्स आर इम्प्रूविंग, तो बिल्कुल बने रहने की एडवाइस रहेगी। और जहाँ तक ITC का सवाल है, वंस अगेन जैसे कि आपने कहा कि बहुत अलग अलग सेक्टर्स से उन्होंने स्टॉक्स पिक किए हैं, तो एक FMCG आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, बिकॉज दीज आर द स्टॉक्स जो वॉलेटाइल नहीं रहते हैं और एक इनकी अर्निंग्स बहुत ज्यादा डिफेंसिव रहती है, तो ITC में भी बिल्कुल बने रहे। बिल्कुल, तो अच्छा स्टॉक सिलेक्शन है, दिग्गज कंपनियों में अच्छे फंडामेंटल सिलेक्शन है आपका, फंडामेंटल लिहाज से अच्छा सिलेक्शन है आपका, तो आप बने रह सकते हैं इन तमाम स्टॉक्स पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वासी
से जितेश भयानी जी का सवाल आया है। नायका के स्टॉक्स हैं इनके पास, 185 के भाव पर 32 शेयर्स इन्होंने खरीदा हुआ है। इस पर ये राय जानना चाह रहे हैं, क्या सजेस्ट करेंगे आप? केवल आपसे राय लेना चाहेंगे। नायका पर अभी हाल फिलहाल में कंपनी का लॉक इन भी खुला है, उसके बाद हमने भारी गिरावट भी देखी इस स्टॉक में। अभी क्या करना चाहिए? क्या आपको लग रहा है ये स्टॉक अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर है और यहाँ से घबराने की बात नहीं है, या फिर और करेक्शन देख सकते हैं स्टॉक में? जी पूजा जी, मुझे ऐसा लगता है कि नायका वैसे भी जब लास्ट टाइम जितना सारा न्यूज आया था, उस न्यूज की वजह से भी काफी सारे लोगों ने अपने पास पोर्टफोलियो में था उसको ऑफलोड कर दिया था। लेकिन अब ये एक कंसोलिडेशन जोन, जो एक रेंज में बोल सकता हूँ 165 से लेके 210 तक की एक रेंज है, उसके अंदर ही अभी ये कुछ टाइम के लिए रहना चाहिए। अगर नायका ऑलरेडी आपके पास है तो आपको 160 155 का स्टॉप लॉस लेके उसको बने रहना चाहिए। अगर आप नायका बाय करना चाहते हैं या फिर ऐड करना चाहते हैं तो आपको वेट करना चाहिए 220 225 के लेवल का। अगर नायका 220 225 के लेवल के ऊपर काफी अच्छे स्ट्रेंथ के साथ आपको ट्रेड करते हुए मिल रहा है तो ये 310 और उसके ऊपर 360 तक के लेवल दिखा सकता है। लेकिन आपका स्टॉप लॉस रहेगा 160 155 के रेंज में। ठीक है, तो अभी फिलहाल ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है आपको। आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए और आगे थोड़ा समय दीजिए। स्टॉक में काफ़ी अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। दिल्ली से संदीप जी का सवाल आया है वोकहार्ट फार्मा पर। 60 शेयर्स इन्होंने 422 के भाव पर लिए हुए हैं और इनकी खरीदारी से तो ये स्टॉक लगभग आधा हो चुका है। 235 के आसपास स्टॉक देखिए इस वक्त कारोबार कर रहा है। ऐसा लग रहा है काफ़ी ऊपरी स्तरों पर इन्होंने लिया हुआ था। बीच में चला था ये स्टॉक, 600 तक के लेवल्स हमने देखे, लेकिन उसके बाद शायद ये निकल नहीं पाए वहाँ से और भारी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली। उसके बाद वोकहार्ट में शर्मिला आप क्या सजेस्ट करेंगी? इन्हीं को नहीं, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स होंगे जिनको कि नुकसान काफ़ी हो रहा होगा इस स्टॉक में। आपको कैसी लग रही है कंपनी? बने रहने की राय देंगी क्योंकि लगभग आधा हो चुका है इनकी बाइंग प्राइस से, तो बने रहना चाहिए या फिर कोई और स्टॉक आप इन्हें सुझाएंगे जिससे इनके नुकसान की भरपाई हो सके? मेरे हिसाब से एक चीज समझनी होगी कि वोकहार्ट और पूरे फार्मा स्पेस के लिए जिस तरह से पैंडेमिक का टेलविंड था, अब वो निकल गया है। और मुझे लगता है कि अब यहाँ से ये सेक्टर एक सॉर्ट ऑफ मिड परफॉर्मर सेक्टर रहेगा, आउट परफॉर्मर सेक्टर नहीं रहेगा। तो सभी स्टॉक्स करेक्ट हुए और उसके बीच वोकहार्ट के नतीजे थोड़े नरम आए हैं। तो मेरे हिसाब से इसी वजह से ये स्टॉक इतनी बड़ी करेक्शन भी है स्टॉक में। और मुझे लगता है कि अगर उनका पेशेंस है तो बने रहे, तो आई वुड आइडियली सजेस्ट कि वो स्विच करे दूसरे फार्मा स्टॉक में। एट द करंट टाइम आई प्रेफर सन फार्मा टू वोकहार्ट। ऑलराइट, ठीक है, तो सन फार्मा बेहतर लग रहा है, यहाँ से एग्जिट कर लें। दूसरे अच्छे फार्मा स्टॉक्स में आपको एंट्री करने की राय दी जा रही है। आज भी देखिए स्टॉक में 3% की गिरावट देखने को मिली थी। गिरावट और बढ़ सकती है, इसलिए ये राय आपको दे दी गई है। चलिए, गाजियाबाद से आरिफ जी का सवाल हमें आया है और इनका सवाल है बालाजी एमाइंस पर। स्टॉक के 23 शेयर्स इन्होंने 2980 के रेट पर लिए हुए हैं और ये स्टॉक में भी इनको हल्का नुकसान हो रहा है। इस वक्त 2934 के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है। आज भी 2% नीचे था ये स्टॉक और पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं स्टॉक में ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं है, एक दायरे में ही यहाँ पर कारोबार होता हुआ नज़र आ रहा है। केवल आप सजेस्ट करिए बालाजी एमाइंस कब तक इनको मुनाफा मिल सकता है? चार्ट्स पर लेवल्स क्या देख रहे हैं आप? जी, मुझे ऐसा लगता है कि बालाजी एमाइंस ने बिकॉज ऑफ कोविड जो एक सर्ज आया था उनके रेवेन्यू में भी, उसकी वजह से भी स्टॉक मार्केट में भी उसके स्टॉक प्राइस पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था। जैसे कि आप देख सकते हो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो अराउंड 5200 के आसपास है और ये पिछले समझो एक साल से, मतलब नवंबर महीना लास्ट ईयर का जो था तब से लेके आज तक एक ही रेंज में चल रहा है, 2700 से 3700 की रेंज में। ये 1000 रुपए की जो रेंज है वो पकड़ के चल रहा है। अगर आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे भी थोड़ा बहुत नजर लगाओगे तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी थोड़े बहुत स्टेबल है, ना ही कोई ज्यादा इजाफा हो रहा है, ना ही कोई ज्यादा ऐसे अचानक से उनका कोई रेवेन्यू में कोई कमी आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनके पास बालाजी एमाइंस है और ये अपना पोर्टफोलियो में इसको होल्ड कर सकते हैं तो इनको होल्ड करना चाहिए। जब भी बालाजी एमाइंस 3700 4000 के लेवल
के ऊपर निकल के आएगा तब आपको जो ऑल टाइम हाई बना हुआ था 5200 का, और उसके ऊपर आपको 6200 मतलब 5200 और 6200 तक के टारगेट बालाजी एमाइंस देगा। आप इसमें स्टॉप लॉस लगा के चलिए। आपको अगर जब भी ये स्टॉक 2500 रुपए के नीचे मिलता है, आप प्लीज इसमें से एग्जिट कर लीजिए। उसके बाद ये स्टॉक और भी नीचे जा सकता है, अराउंड 1600 या 1100 और 1600 तक नीचे जा सकता है। तो ये मेरे लेवल्स रहेंगे, 2500 का स्टॉप लॉस और ऊपर की तरफ 3700 के ऊपर अराउंड 5200 और 6200 के टारगेट दिखेंगे। ओके, तो स्टॉप लॉस जरूर लगा दीजिए, लगाइए स्टॉक में, ये राय आपको दे दी गई है। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं और मुंबई से अमोर जी का सवाल है। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक ये स्टॉक इन्होंने लिया हुआ है, 48 शेयर्स हैं, 48 शेयर्स, 528 की इनकी खरीद है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान इनको यहाँ पे स्टॉक में हो रहा है, करीब करीब 10,000 रुपये का नुकसान इनको इस वक्त हो रहा है स्टॉक में। हालांकि आज स्टॉक ऊपर था करीब 5%, लेकिन इनकी बाइंग प्राइस से काफ़ी नीचे आ चुका है और हाल फिलहाल में हमने देखा स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस भी देखने को मिला। शर्मिला, लक्ष्मी ऑर्गेनिक आपको कैसा लग रहा है? अमोर जी जानना चाह रहे हैं कि क्या इन स्तरों पर एवरेज कर सकते हैं, और अगर नहीं तो कोई और भी स्टॉक इनको सुझाइए। सबसे एवरेज कर सकते हैं। अगर आप नतीजे देखेंगे तो ठीक ठाक है, और उसके साथ साथ जिस सेक्टर स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स में लक्ष्मी ऑर्गेनिक है वो मुझे काफी पसंद है। तो एक तो राय यही रहेगी कि जो उनके पास है उसमें बने रहे, बट आई डोंट रियली सी द स्टॉक गोइंग टू 528 इन अ हरी। मेरा टारगेट 350 के करीब रहेगा, तो उस लिहाज से अगर वो एवरेज करना चाहे तो बात ठीक है, नहीं तो 350 पे जब आए तो रिविजिट द स्टॉक और फिर उस समय सेल करके कोई अन्य स्टॉक में निवेश करें, लेकिन फिलहाल के लिए बने रहे। ठीक है, बने रहे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। थोड़ा समय आपको देना पड़ सकता है, लेकिन अब बने रहने की राय लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में आपको दी जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि कल के लिए बाजार के अहम ट्रिगर्स कौन कौन से होंगे जिस पर कि आपको नज़र रखनी है, और पूरी जानकारी लेकर वामाक्षी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। वामाक्षी, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ ग्लोबल क्यूज़ के साथ जो आज आने वाले हैं। तो यूएस अपना S&P ग्लोबल सर्विसेज PMI और कंपोजिट PMI रिलेटेड डेटा रिलीज़ करेंगे, जिसका इम्पैक्ट यूएस के बाज़ारों पर आज नज़र आएगा और इंडियन मार्केट्स पर इसका इम्पैक्ट हम कल देखेंगे। इसके अलावा कल हमें अपने रेडार पर रखना होगा यूएस का अक्टूबर ट्रेड बैलेंस डेटा, जो कल आफ्टर मार्केट आवर्स आएगा। कॉर्पोरेट फ्रंट पर देखते हैं क्या एक्शन हो रहा है। बीकाजी और PTC इंडिया अपने दूसरे तिमाही के नतीजे पेश करेंगे और इसी के चलते ये स्टॉक्स हमारे रेडार पर रहेंगे। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस भी फोकस में रहेगा। कल स्टॉक को खरीदने का आखिरी दिन है अगर इंटरिम डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है तो। जेट एयरवेज आखिर में फोकस में रहेगा। NCLT की हियरिंग होने वाली है रेजोल्यूशन मैटर को लेकर दिसंबर 6 यानी कल। तो ये थे सारे इवेंट्स और कॉर्पोरेट एक्शन जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो कल ग्लोबल इवेंट्स भी काफ़ी सारे हैं जो कि इम्पोर्टेंट होंगे और कॉर्पोरेट इवेंट्स भी काफ़ी सारे हैं जिन पर की हमारी नज़र रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त है जानने का VIP शेयर। शर्मिला जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे आपकी तरफ से आज का VIP शेयर। Yes, I'm recommending IDFC First Bank for the long term. एक तो पूरा सेक्टर पसंद है। थोड़ी देर पहले अपने बैंक्स के बारे में बात भी हुई थी, एक्सिस बैंक एक्सेट्रा। तो विद इन दैट स्पेस आल्सो प्राइवेट बैंक्स पसंद है, और ये सॉर्ट ऑफ मिड टियर प्राइवेट बैंक है, नया बैंक है। काफी लंबे समय में इस स्टॉक में हमने गिरावट देखी, करेक्शन देखा, क्योंकि नतीजे उम्मीद के हिसाब से नहीं आ रहे थे। अब जाके हम काफी इंप्रूवमेंट देख रहे हैं नंबर्स में, और जिस तरह की मार्केट मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है आगे चलकर रिटर्न ऑन एसेट्स रेशियो को लेकर और क्रेडिट ग्रोथ को लेकर, वो काफी अच्छी लगती है। और जिस तरह से उन्होंने अपना बुक भी रीबैलेंस किया है और जो उनके लेगेसी ट्रबलसम लेंडर्स थे उनको किस तरह से धीरे धीरे कम किया है और NPS कंट्रोल में लाए हैं, वो भी बात बहुत अच्छी लगती है। तो एक 70 रुपए का टारगेट रहेगा एक 18 महीने के टाइमिंग को लेकर। राइट, तो ये दो स्टॉक्स शर्मिला की तरफ से। केवल आप भी अपने VIP शेयर सुझाइए। मेरा पहला शेयर रहेगा पिरामल एंटरप्राइज। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो काफी अच्छा और बुलिश और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे इसमें ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी आया हुआ है।
पीएल अभी 904 905 के लेवल पे है। कल के दिन में आप इसको बाय कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 828 रुपए और टारगेट रहेगा 1000 रुपए और 1050 रुपीज। इसके ऊपर के जो लेवल्स है वो रहेंगे 1150 तक। मेरा जो दूसरा शेयर है वो है जुबिलेंट फूड, जो अपने डोमिनोज का मेन नेटवर्क चलाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डोमिनोज में काफी टाइम से एक जोन में चल रहा था और कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। जोन था 630 से लेके 530 तक का, 100 पॉइंट का इनका एक जोन था। तो अभी भी आप इसको बाय कर सकते हैं। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, 553 के भाव पे बाय करिए। स्टॉप लॉस रहेगा 533, 20 रुपए का स्टॉप लॉस है। जबकि इसके सामने आपको टारगेट मिलेगा 600 और 625 तक का। तो ये दो स्टॉक मेरे तरफ से रहेंगे। ठीक है। तो आईडीएफसी फर्स्ट, ये शर्मिला की तरफ से 70 के टारगेट के लिए आप नजर रख सकते हैं। और इसके अलावा केवल ने जुबिलेंट फूड और पिरामिड एंटरप्राइजेज, यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। तो ये कुछ आइडियाज वीआईपी शेयर के तौर पर आपके लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। केवल और शर्मिला, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।